हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में, इसकी पूरी डिटेल्स। अब जैसे इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि ये एग्ज़ाम होता क्या है, व्हाट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है। और दूसरा देखेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या होती है, किस एज तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके क्या है एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम की टाइमलाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, सिलेबस क्या है, वो भी हम पूरा डिटेल में इसमें कवर करेंगे। तो इस वीडियो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ होता क्या है। कि ये एक एग्ज़ाम होता है जो हमारा एनटीए कंडक्ट करवाती है। ये हमारा पहले यूजीसी कंडक्ट करवाता था। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। ये पहले यूजीसी कंडक्ट करवाता था, लेकिन ये 2018 से एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि नेट जेआरएफ होता क्या है। देखिए, एक नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये किस चीज़ की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करता है कि अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है और आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हो या ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, ठीक। और ये जो है ये नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होता है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो पूरा नेशन वाइड वैलिड होती है, यानी एक्सेप्टेड होती है। आप एक बार नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का आप एग्ज़ाम दोगे और अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो उसकी वैलिडिटी पूरे इंडिया में होगी, चाहे आपने कभी भी एग्ज़ाम कहीं पे भी दिया हो। और दूसरा होता है आपका जेआरएफ। तो जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ होता है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम आपका सेम रहेगा, लेकिन इसमें कुछ आपको स्टाइपेंड मिलता है, वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। इसमें आपका 2 इयर्स का जो स्टाइपेंड होता है वो एज जेआरएफ होता है। उसका अमाउंट होता है आपका 31,000 स्टाइपेंड और प्लस एचआरए। और इसके बाद 3 इयर्स जो होता है वो आप एसआरएफ हो जाते हैं, यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इस टाइम पे आपका जो स्टाइपेंड है वो बढ़ के 35,000 हो जाता है और प्लस एचआरए, ठीक है। तो ये आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप का हो गया। और ये आपका तभी मिलेगा जब आप किसी रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं, आपको किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट में कुछ भी रिसर्च करनी है, तो आपने पीएचडी में एनरोल कराया, तब आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। अब आगे चलते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। देखिए, एज लिमिट जो है वो नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसमें नो अपर लिमिट, नो अपर एज लिमिट। आप किसी भी एज के हों, आप कभी भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे आप 30 साल के हो जाएं या 40 साल के हो जाएं, कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। हालांकि जेआरएफ की एज लिमिट होती है। जेआरएफ की एज लिमिट क्या है? जो 30 इयर्स अभी तक थी, ये 2023 साइकिल से 31 इयर्स कर दी गई है। लेकिन ये एज लिमिट जो है वो किसके लिए है? फॉर जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, रिजर्व्ड कैटेगरीज में आपका जैसे SC, ST,
पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर्स, इन सारे कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को कब तक दे सकते हैं, 35 इयर्स तक दे सकते हैं। और यहाँ पे एक वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी है, वुमेन कैंडिडेट्स को भी सेम रिलैक्सेशन मिलता है 5 इयर्स का, वो भी 35 इयर्स तक के लिए अप्लाई कर सकती हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, वो 33 इयर्स तक का एग्ज़ाम इसको दे सकते हैं। ये जेआरएफ की लिमिट है, आप ध्यान दीजिएगा। नेट एग्ज़ाम देने के लिए आप किसी भी एज के हों तब एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए अगर आपने ये एज लिमिट क्रॉस कर ली है, 30 इयर्स फॉर जनरल मेल कैंडिडेट्स, ओबीसी के लिए 33 इयर्स, और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स या फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 35 इयर्स, अगर ये एज लिमिट आपने क्रॉस कर ली तो उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एज लिमिट। अब देखते हैं कि इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी इसकी इतनी है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री ली हो विद 55% मार्क्स, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट डिग्री ली है विद 55% मार्क्स, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यहाँ पे भी आपका 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। किसको? रिजर्व्ड कैटेगरीज को। रिजर्व्ड कैटेगरीज यानी आपकी SC, ST, PWD, हैंडीकैप्ड या फिर ट्रांसजेंडर, इन सारी कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे प्लस वुमेन कैंडिडेट्स को भी मिलता है 5% का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो 50% भी हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के मार्क्स 49.99% भी हैं तब भी वो एलिजिबल नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। 50% या 50 से ज़्यादा होंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। नेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। ये 2 पेपर्स होते हैं, उनमें सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। अब इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट पेपर होता है आपका जनरल पेपर यानी कि ये सारे डिसिप्लिन्स के लिए क्या होगा? कंपलसरी होगा। यानी कि चाहे आप हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, कॉमर्स के हों या फिर मैनेजमेंट के हों, किसी भी डिसिप्लिन के हों, आपको ये पेपर देना होगा। ये सबके में कॉमन रहता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। और इस जो 100 मार्क्स हैं इसमें आपको 10 यूनिट्स कवर करनी होती है। 10 यूनिट्स का सिलेबस है आपका फर्स्ट पेपर का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर।
अब सेकेंड पेपर के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड पेपर का पैटर्न क्या होता है, एक तो ये जो पेपर होता है वो आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट का होगा। कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है आप उसी सब्जेक्ट का नेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो और वही सब्जेक्ट आपका सेकेंड पेपर में पूछा जाएगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यानी 200 मार्क्स का होगा ये पेपर आपका। और इसमें भी 10 यूनिट्स ही होती हैं, हर एक सब्जेक्ट में 10 यूनिट्स ही होती हैं और इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये 2 पेपर्स हो गए एग्जाम पैटर्न में। आपका 2 पेपर हो गए, फर्स्ट पेपर जनरल होता है जो सबके लिए कंपलसरी और सेकंड पेपर आपका कंसर्न सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे एग्ज़ाम कब कब होता है, तो एग्ज़ाम की जो टाइमलाइन है वो क्या है, टाइमलाइन है हमारा 2 साइकिल्स होते हैं 1 ईयर में। ठीक है, 2 साइकिल्स इन 1 ईयर, यानी कि ये एग्ज़ाम आप 1 साल में 2 बार दे सकते हैं। एक साइकिल होता है आपका जून का और दूसरा साइकिल होता है दिसंबर का। ये वैसे तो फिक्स रहते हैं ये साइकिल्स, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई ऐसा फ्लक्चुएशन आ जाए जिसकी वजह से ये डेट थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन जनरली ये आपके 2 साइकिल्स होते हैं जो जून और दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है इस एग्ज़ाम को। तो आप 1 साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक साइकिल में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है क्लियर तो आप सेकेंड साइकिल में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि सब्जेक्ट का ये जो पेपर्स हैं इनका सिलेबस क्या होता है। तो आइए हम चलते हैं इसके सिलेबस देख लेते हैं, फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है और सेकंड पेपर का क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट पेपर जनरल होता है तो उसका सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे और सेकेंड पेपर जो है वो स्पेसिफिकली हम कॉमर्स की बात करेंगे, कॉमर्स का सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसका नाम होता है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका कोड है आपका 00। ठीक है, इस पेपर का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपके टीचिंग और रिसर्च एबिलिटीज़ को एसेस करना है। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है कॉन्सेप्ट्स, जैसे इसमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स या फिर लेवल ऑफ टीचिंग या लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, यानी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल या फिर कॉग्निटिव लर्नर्स, ये सब क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और टीचिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, टीचिंग कितने तरीक़ों से करी जा सकती है और टीचिंग के सपोर्ट के सिस्टम क्या होते हैं और एवेलुएशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ी जाती हैं। और सेकेंड यूनिट क्या होता है आपका, सेकेंड यूनिट आपका रिसर्च से रिलेटेड होता है जिसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड असेस किया जाता है। अब रिसर्च में भी हम लोग उसके मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च के क्या क्या होते हैं इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और मेथड्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं, कुछ रिसर्च एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, कौन से मेथड्स होते हैं और उनमें कौन कौन से रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, यानी रिसर्च करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स से गुजरना होता है। और थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के बारे में, और रिसर्च में आईसीटी का एप्लीकेशन और रिसर्च एथिक्स, इन सब के बारे में आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना होता है। थर्ड यूनिट आपका होता है कॉम्प्रहेंशन का। कॉम्प्रहेंशन हम लोगों ने कई एग्ज़ाम्स में किया होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें आपको एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थर्ड यूनिट में आपका ये कॉम्प्रहेंशन, वही पैसेज से रिलेटेड जो भी होते हैं क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। फोर्थ यूनिट है आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन है, आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो इसके लिए आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे आपका एक यूनिट कम्युनिकेशन भी रखा गया है।
कि आपका कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और उसमें कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, और उसका मीडिया क्या होता है, या फिर ये सारी चीज़ें हम आपके 4th यूनिट कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट क्या है इसमें, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखिए ये सारे जो यूनिट्स हैं ये वो एग्ज़ाम के सिलेबस में है, जैसे कि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो जनरल पेपर्स पूछे जाते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी पूछी जाती हैं फर्स्ट पेपर में। अब मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में रीजनिंग के टाइप्स क्या हैं, अब जैसे इसमें नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, या फिर कोड्स और रिलेशनशिप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपके जो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सारे आपके 5th यूनिट में पढ़ना होता है। ये 5th यूनिट आपका ये सारी चीज़ें कवर करता है। नेक्स्ट यूनिट आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए इसके पहले जो था वो आपका मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल रीजनिंग था, और ये जो है 6th यूनिट वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें क्या है, जैसे क्या क्या पढ़ते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको समझते हैं, आर्ग्यूमेंट के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, क्या कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं। अब इसमें आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज भी होती हैं, लैंग्वेज का यूज़ कैसे करना है, और जो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, उनको कैसे इवेलुएट करते हैं, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, और मीन्स ऑफ नॉलेज, और प्रमाणाज, और स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमानाज, ये सारी चीज़ें आपका 6th यूनिट में पढ़ना होता है जो कि लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, जैसे हम लोगों ने मैथ्स में या स्टैट्स में ऐसे कहीं ना कहीं पढ़ा होता है कि हमें क्या होता है, एक डेटा दे दिया जाता है, हो सकता है वो टेबल में हो, या फिर पाई चार्ट हो, ग्राफ चार्ट हो, ऐसे कुछ भी डेटा दे दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि आप इसमें से इन्फ्रेंस निकालो, आप इसको इंटरप्रेट करो। तो ऐसे ही हमें कुछ टेबल या फिर कुछ डेटा दिया होता है, उसको इंटरप्रेट करके उसको कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं। इसमें आपका क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा भी हो आ जाता है, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको 7th यूनिट में पढ़नी है। 8th यूनिट होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका जैसे कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें ये बेसिक्स है आपका इंटरनेट से रिलेटेड, ईमेल या फिर डिजिटल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं हायर एजुकेशन में, और आईसीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट जो 9th यूनिट है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें जैसे अब हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं तो एनवायरनमेंट को तो ध्यान में रखना होता है, इसलिए यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट और लोगों के बारे में, उनके रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसमें आपका एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जैसे कि रीजनल ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, या फिर जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, या फिर पॉलिटिकल डायमेंशंस, इन सब से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और इस यूनिट में कुछ नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, नेचुरल हजार्ड्स या फिर डिज़ास्टर्स जो होती हैं उनके बारे में, और कुछ एक्ट है जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है आपका वो कौन सा है, हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम एज हम लोग यहाँ पे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें हायर एजुकेशन सेक्टर में जाना है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, उनमें से कैसा उनका सिस्टम रहता है, गवर्नेंस क्या है, और उसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ आज तक, और उनके कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो प्रोग्राम्स हैं हायर एजुकेशन में उनके बारे में, और स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है, कुछ प्रोफेशनल, टेक्निकल या वैल्यू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो, और हायर एजुकेशन में जॉब पॉलिसीज़ हैं या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन या कह सकते हैं गवर्नेंस, इन सब के बारे में हम 10th यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस हुआ।
ठीक है, अब चलते हैं हम अपने कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसमें देख लेते हैं कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। इसमें भी देखिए आपका 10 यूनिट्स हैं सब्जेक्ट कॉमर्स, इसका कोड नंबर होता है 08। 10 यूनिट्स हैं, इसमें आपका जो पहला यूनिट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, सेकेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड यूनिट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ है बिजनेस फाइनेंस एंड फिफ्थ है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड्स, सिक्स्थ है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेवेंथ यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एट्थ यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड नाइन्थ यूनिट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, 10th यूनिट से आपका इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये इस तरीके से आपके कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। अब इन यूनिट्स के डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है आपका क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें है जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, और इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फेमा है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, ये सारे जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं ये सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या है, स्कोप है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए ये जो फर्स्ट यूनिट है आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, और ग्लोबलाइजेशन और उसके मोड्स क्या क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के, और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई हैं उनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होगा। और आपका फर्स्ट यूनिट में जैसे आपका FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, नाफ्टा, IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, WTO, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है, इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड यूनिट जो है आपका वो क्या है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में भी दो सब्जेक्ट आ गया आपका, एक अकाउंटिंग आ गया और एक आपका ऑडिटिंग आ गया। ठीक है, आपका ऑडिटिंग का सिलेबस जो है वो ये है, सिर्फ इतना। ऑडिटिंग में आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिसेंट ट्रेंड्स, इनके बारे में पढ़ना होगा। और बाकी अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, आपके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, और पार्टनरशिप अकाउंट पूरा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप फॉर्म्स की ये सारी चीज़ें आपको, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसमें आपका रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस। और इसमें एक और है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन सब के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये आपका सेकेंड यूनिट हुआ। थर्ड यूनिट आपका जो है वो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो है आपका उस बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपका जैसे डिमांड एनालिसिस आता है। डिमांड एनालिसिस में भी कई सारी चीज़ें आपका, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी है, और रिलेशनशिप्स है बिटवीन AR-MR। और फिर आपका है कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। और ये सारी चीज़ों के बाद भी अभी है आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी है इसमें, और प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में। कई सारे मार्केट फॉर्म्स हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपॉली है, इन सब में आप कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं ये भी आपको पढ़ना होगा, और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। तो देखिए अभी तक आपको क्या लग रहा है, सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत डिटेल में आपको प्रिपरेशन करनी होगी नेट JRF के लिए। ठीक है, फोर्थ जो यूनिट है वो आपका क्या है, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में आपका जैसे स्कोप है, सोर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
कैपिटल स्ट्रक्चर है, टाइम वैल्यू है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में है, डिविडेंड डिसीजंस हैं और रिस्क रिटर्न एनालिसिस। ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको जो पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, मॉनेटरी सिस्टम है, इन सब के बारे में हम बिजनेस फाइनेंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। इसमें आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस। सेंट्रल टेंडेंसी में आपका जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। कोरिलेशन, रिग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर रिसर्च से रिलेटेड भी इसमें है आपका, इसमें आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और लास्ट में आपका क्या है, यहाँ पे एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें सारे जो टेस्ट होते हैं जिनसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर, ये सारे यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट है आपका इसका रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। इसके बाद 6th यूनिट जो है वो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें जो मेन प्रिंसिपल्स और फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉरपोरेट गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सारे टॉपिक्स आपको 6th यूनिट में पढ़ना है। 7th यूनिट आपकी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर में हम अपना पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें आपके जो टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरे डिटेल में, और जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में अभी तक उनके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो भी है, और डिजिटलाइजेशन और इंश्योरेंस, इन सब के बारे में आपको 7th यूनिट में पढ़ना है। 8th यूनिट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेज, मार्केटिंग के चैनल्स और मार्केटिंग मिक्स और स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट डिसीजंस हैं, प्रमोशन डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस हैं, कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस और उसको अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स, सर्विस मार्केटिंग और लेटेस्ट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ना है। 9th यूनिट है आपकी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसमें आपको कुछ एक्ट्स हैं, सारे लॉ से रिलेटेड हैं। कौन कौन से एक्ट हैं आपका, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही उनको भी पढ़ना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपटीशन एक्ट 2002, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये सारे जितने एक्ट्स हैं, आरटीआई एक्ट्स है, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, 9th यूनिट में, लीगल एस्पेक्ट्स में। 10th यूनिट है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसमें आपका जो इनकम टैक्स है वो पढ़ेंगे और इंटरनेशनल टैक्सेशन है, और आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग्स और जो डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स है उनके बारे में इसमें आपको 10th यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा सिलेबस कवर हो गया। हमने आपको वीडियो में आज सारा आपका यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड सारी डिटेल्स बता दी, और सारा सिलेबस आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस और सेकंड पेपर कॉमर्स का सिलेबस भी डिटेल में बता दिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे इसमें जो एलिजिबिलिटी में हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, यानी अभी उनका कंटिन्यूस में है, वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर किसी में भी हैं, परस्यू कर रहे हैं यानी कंटिन्यू कर रहे हैं अभी पीजी, तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। वो भी नेट के एग्ज़ाम को या नेट के फॉर्म को भर सकते हैं, दे सकते हैं।
बस इसमें क्या कंडीशन है आपकी कि जैसे आपने जो एग्ज़ाम दिया, अब उसका जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, उसे के दौरान जो 2 इयर्स का टाइम स्पैन है, उस 2 साल में आपको ये पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। यानी कि जब आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद 2 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करेंगे। और अगर आपका कंप्लीट होने के बाद भी 55% मार्क्स नहीं बन रहा है, यानी अगर आपने नेट को तो क्वालिफाई कर लिया है, परस्यू करते हुए अगर क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया वहाँ पे आपका 55% नहीं बन रहा है, यानी मान लीजिए 54% बन रहा है, ये हम जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, और आपका जो SC कैटेगरी है, रिजर्व्ड है, उनके लिए 50% ही है, ठीक है। इस केस में अगर आपका 55% नहीं आया, 54% आया, तो ये जो आपने क्वालिफाई किया है ये इनवैलिड माना जाएगा। यानी कि आपने अगर एग्ज़ाम दिया है नेट का, ठीक है, आप क्वालिफाई हो गए हैं, तो आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये PG विथ 55%, इसको करना ही करना होगा, फुलफ़िल करना ही होगा, तभी आपका जो ये क्वालिफाई हुआ है उसको वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज ये इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसके लिए हम अपने चैनल में अपने टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सारे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और बाकी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके साथ ये सारे यूनिट्स को 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।